समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि के अर्थ और उसके क्षेत्र विशिष्टताएं प्रकृति को समझने के बाद हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत प्रमुखतः ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना जरूरी है। इन शब्दों के बारे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में सारा चीज़, संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन शब्दों का मतलब भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ अलग बताया जाता है जिसको समझना जरूरी है। तो इन शब्दों को हम समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के नाम से जानते हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले इनको समझा पढ़ा जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला जो शब्द है जिसको जानना है वो है वस्तु। वस्तु मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड्स। क्या होती है गुड्स, किसे कहते हैं? गुड्स का सीधा मतलब होता है वस्तुएं, वो सब कुछ जो हमारे आसपास है, वो सब कुछ जिसका प्रयोग हम अपने नित्य जीवन में करते हैं, वो सब कुछ जिसका प्रयोग करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो सामान हम यूज़ करते हैं, दिस ऑल आर नोन एज गुड्स। इवन जो हमें दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रयोग करते हैं, वो सब भी गुड्स ही है। तो अर्थशास्त्र में इन गुड्स को, इन वस्तुओं को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है ताकि उसको हम आर्थिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग समझ सकें। तो वस्तुओं की जब वर्गीकरण की बात होती है कि वस्तुएं कितने वर्गों में वस्तुओं को बांटा गया है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार जब वस्तुओं के वर्गीकरण या वस्तुओं के प्रकार की बात करते हैं तो इसको प्रमुखतः दो वर्गों में बांटा गया है। वस्तुएं, पहला ग्रुप होता है मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, और दूसरा ग्रुप है उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। यहाँ पर होता है उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या है और पूंजीगत या उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं से। मध्यवर्ती वस्तुओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये फिलहाल ऐसी वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग करते हुए अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, मतलब इनकी सहायता से इनको दूसरे वस्तु, इनकी इसको ऐसी वस्तुओं में बदला जाता है जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। मतलब ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसका डायरेक्ट यूज़ किया जा सके, ये ऐसी वस्तु है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होकर दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में अगर समझें, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहती हैं। ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, इसकी मूल्य में वृद्धि किया जाना भी बाकी है, इसके आकार में परिवर्तन किया जाना बाकी है। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में भी कहा जाता है। ये कच्चा माल होता है, इन वस्तुओं का पुनः बिक्री होता है। फॉर एग्जांपल, अगर चीनी के उत्पादन की बात करते हैं तो गन्ने का प्रयोग होता है। अगर किसी शर्ट को बनाना है तो आपको फैब्रिक चाहिए होता है। इवन अगर आपको फर्नीचर चाहिए होता है तो बनाना है तो लकड़ी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो किसी दूसरे वस्तु को बनाने के लिए चाहिए होता है, लकड़ी हो गया, फैब्रिक हो गया, या फिर यहाँ पर आपका गन्ना हो गया, ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं हैं क्योंकि इनको दूसरे वस्तुओं में बदला जाएगा। गेहूँ, बिस्कुट उत्पादन करने के लिए गेहूँ कच्चा माल है तो गेहूँ अंतिम वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। मिठाई बनाने के लिए दूध चाहिए, मिठाई बनाने के लिए चीनी चाहिए, ये सब कच्चा माल है। तो वो सब कुछ जिनका प्रयोग दूसरे वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिनको पुनः रीसेल किया जाता है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं को रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाता है और इस लायक बना दिया जाता है कि उपभोक्ता प्रयोग कर सके, तो उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा प्रयोग नहीं है, क्योंकि पूरा उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यह बनाया जाता है। जैसे गेहूं से आटा पीस के फिर बिस्किट बनाया जाता है और बिस्किट मार्केट में बेचा जाता है, उपभोक्ता खरीदता है। तो बिस्किट अंतिम वस्तु है क्योंकि बिस्किट का प्रयोग करके अब दूसरी वस्तु नहीं बनाई जाती है, ठीक है। गेहूं को पीस के फिर ढाबे में आटे से रोटी बनाई जाती है, रोटी को खाया, रोटी से दूसरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती, वो अंतिम वस्तुएं हैं। मतलब वो सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग अब डायरेक्ट उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिसको पुनः बिक्री नहीं,
उपभोक्ता को डायरेक्ट बिक्री किया जाता है उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। वैसे ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, अर्थात पुनः बिक्री के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब वो सब कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो कपड़े पहनते हैं ये अंतिम वस्तुएं हैं, इवन हम जो किताबें पढ़ते हैं वो हमारी अंतिम वस्तुएं है ये, या फिर हम जो मिठाई खरीदते हैं वो अंतिम वस्तुएं हैं, जो खाने पीने का सामान है वो अंतिम वस्तुएं हैं, जो दुकान में मिलता है जैसे बिस्कुट मिलता है वो अंतिम वस्तुएं, जो कुछ भी बिक्री के लिए दुकान में रखा होता है किसी प्रकार का सामान होता है वो सब अंतिम वस्तु का ही उदाहरण है, जो अब फैक्ट्री में दोबारा नहीं जाएंगी। अंतिम वस्तुओं के बाद दूसरा ग्रुप है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच के अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर है मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ। मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में होता है, जबकि अंतिम वस्तु का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं होता है। दूसरा अंतर क्या है, लाभ के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग लाभ के लिए होता है जिसकी पुनः बिक्री होती है, जबकि अंतिम वस्तु का प्रयोग लाभ के लिए नहीं होता बल्कि संतुष्टि के लिए होता है उपभोक्ताओं के द्वारा। यह वस्तुएं अंतिम प्रयोग करता है अर्थात उपभोग के लिए प्रयोग नहीं होती है, ठीक है, जबकि यह वस्तुएं अंतिम प्रयोग के लिए होता है, उपभोग के लिए तैयार होता है। समझ में आ गया। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इनका राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इतना होने के बाद नेक्स्ट टर्म होता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए प्रयोग की जाने वस्तु को ही उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोग वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उसे उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। कपड़े, किताबें, कॉपी, मतलब जितनी प्रकार की अंतिम वस्तुएं हैं बेसिकली वो सब उपभोक्ता वस्तुएं ही होती हैं, क्योंकि उन सब का प्रयोग अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर जब उपभोक्ता वस्तु की बात करते हैं प्रयोग के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 4 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और गैर पदार्थ वस्तुएं, या फिर इसको सेवाएं भी कहा जाता है, सर्विसेज कहा जाता है। अब जब उपभोक्ता वस्तु के बारे में जाननी है तो बेटा इनके प्रकारों को भी डिटेल से जानिए, एक एक करके समझते हैं। पहला है टिकाऊ वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता अपने वस्तु के जीवन में कई बार करता है, लगातार करता है, लंबे समय तक करता है। बेसिकली इनका जीवन 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है। जितने भी मशीनें हम प्रयोग करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, घर में फर्नीचर हो गए, या फिर हमारे टीवी हो गया, या फिर हमारे पास कार है, बाइक है, प्रेस है, ये सब जो है कौन सी वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं हैं। टिकाऊ का मतलब ही होता है जो लंबे समय तक टिके रहती हैं और जिसका उपयोगिता का प्रयोग उपभोक्ता लगातार करता चला जाता है, लंबे समय तक हमारे पास बना रहता है। जैसे हमने एक पंखा लगा दिया, सालों साल चलता रहता है, ख़राब होता है, ठीक करा लेते हैं, लेकिन ये पंखा वही रहता है। बाइक हो गया, 10-20 साल तक चलता रहता है। ये सब टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, मतलब वे वस्तुएं जिनका जीवन लंबी अवधि तक होता है। एक उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं का एक लंबे समय तक उपयोग करता रहता है, उसे हम टिकाऊ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका जीवन का जो है टिकाऊ वस्तुओं की तरह बहुत लंबी तो नहीं होती हैं, लेकिन इसको तुरंत ख़त्म भी नहीं कर दिया जाता है, मतलब ये जल्दी समाप्त भी नहीं होती हैं। कुछ समय तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कौन है, कपड़े। कपड़े एक ऐसी चीज़ है अगर संभाल के रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, थोड़े लंबे समय तक चल जाती हैं। संभाल के नहीं रखेंगे आज या कल के अंदर फट सकती हैं। तो जिनका समय टिकाऊ वस्तु की तरह लंबी अवधि तक नहीं होती हैं, इन वस्तुओं को हम जो है गैर अर्ध टिकाऊ वस्तु, मतलब मिडिल तक चलता रहता है, 1 साल के कम टाइम होता है, लेकिन इसको भी जब तक रहता है कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हो गया, क्रॉकरी आइटम्स जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते रहते हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के बाद नेक्स्ट है आपका गैर टिकाऊ या एकल प्रयोग वस्तुएं। गैर टिकाऊ ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अपने जीवन में एक ही बार होता है,
प्रयोग कर लिया, वस्तुएं ख़त्म, आगे भविष्य के लिए नहीं रखी जाती हैं। जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, ठीक है, इनका प्रयोग लाइफ में एक ही बार हो सकता है। जैसे आप दूध लेके आए, पी गए, ख़त्म, क्या बचा हुआ है नेक्स्ट के लिए। आप फल लेके आए, खा गए। खाने पीने का ज़्यादातर सामान आपके सारे सामान इसी में, दूध, चीनी, सब्जियां, तेल, ये सब गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। एकाल प्रयोग प्रयोग, क्योंकि एक ही बार इनका प्रयोग किया सकता है, उसके बाद इसकी उपयोगिता अपने आप खत्म हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है गैर पदार्थ वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्विसेज। गैर पदार्थ इसलिए होती हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई भौतिक प्रकृति नहीं होती है, बस इनकी सेवाओं का प्रयोग लिया जाता है और इसके बदले में भुगतान करते हैं, हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती हैं। जैसे हम नाई से बाल कटवाते हैं, ठीक है, कपड़ों की सिलाई करवाने के लिए दर्जी का जाते हैं, शिक्षा के लिए विद्यालय में जाते हैं, अध्यापक के जाते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेवाएं करते हैं, चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हम इनकी सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं, तो इनकी सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो जो हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता प्रयोग करते हैं जो हमारे सामने अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है, यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, तो बस का प्रयोग करेंगे। बस मटेरियल गुड्स है, लेकिन बस हमारी नहीं होती, हम बस का प्रयोग करते दिल्ली तक पहुँचते, बस की सेवा का प्रयोग किया, तो ये हमारी कौन सी वस्तु है? गैर पदार्थ की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट बने उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में करता है। एक उत्पादक किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जिन वस्तुओं का भी उत्पादन सहायता लेगा, उसको हम उत्पादक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। उत्पादक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। उत्पादक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कच्चा माल, जिसको हम जो है मध्यवर्ती वस्तु, जिनको अंतिम वस्तु में बदला जाता है, और एक होता है पूंजीगत वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से कच्चे माल को अंतिम वस्तु बदला जाता है। पूंजीगत वस्तुएं लंबे समय तक उत्पादक के पास रहती हैं और उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। जैसे मशीनें, औजार, भवन, ये सब जो है उत्पादक वस्तुएं हैं। और उत्पादक वस्तुओं की बात करते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक के साधनों के लिए होती हैं। जैसे मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, यानी कि ज़मीन चाहिए, प्लांट लगाना है, ये सब आपकी पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि पूंजी वस्तु के उस स्टॉक को सूचित करती है जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है और स्वयं उत्पादित किया जाता है। मतलब ये जो है दूसरे स्वयं जो है फाइनल वस्तु में नहीं बदलती हैं, लेकिन इनकी सहायता से दूसरे वस्तुओं से मशीन में रॉ मटेरियल डालोगे तो फाइनल गुड्स में निकलेगा। तो मशीन जो है हमारे, इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती हैं और इसकी जो जीवन अवधि होती है वो भी लंबे समय तक के लिए होती हैं और ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आता है स्टॉक और प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब जो सामान हमारे पास एट पार्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु से होता है, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। एक पार्टिकुलर वक्त पर, समय पर जो भी सामान, जो भी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होता है, उसे स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी दुकान में गए, दुकान में उस टाइम सुबह जो सामान हमारे सामने अवेलेबल है वो स्टॉक हो गया। ठीक है, आपके सामने बाल्टी में जितना पानी रखा वो पानी का स्टॉक होगा। आपके टैंक में जो पानी होता है रुका हुआ है वो पानी का स्टॉक हो गया। आपके घर में आटा चावल जो रखा हुआ है वो आटा चावल का स्टॉक। स्टॉक मतलब एक ऐसा शब्द, एक ऐसा चर, एक निश्चित समय पर जो मात्रा आपके पास अवेलेबल है, जो भी चर अवेलेबल है वो स्टॉक होता है। ये किसी समय काल से जुड़ा हुआ नहीं होता, एक समय बिंदु से होता है। मतलब जिस समय कहेंगे उस समय आपके सामने, ये बदलता नहीं है, उस समय ये स्थिर रहता है। ये स्थैतिक धारणा होती है। जैसे दूरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी, वो बदलता नहीं है। टैंक में रखा हुआ पानी, मुद्रा की मात्रा, पूंजी, ये सब स्टॉक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर समय काल नहीं होता, यहाँ पर निश्चित समय बिंदु की बात करते हैं। जबकि जब प्रवाह की बात करते हैं, प्रवाह यानी कि फ्लो बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लो का मतलब होता है बहना, और बहना का मतलब होता है परिवर्तन होते रहना, परिवर्तन होना। मतलब वह मात्रा जो एक समय अवधि के बीच में मापी जाती है,
मतलब सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आपने कितनी दुकानदारी की। मैंने 500 रुपये की दुकानदारी की, मतलब दिन भर में 5 दिन भर आ गया, मतलब एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक। जहाँ पर समय शब्द आ जाता है, समय अवधि आ जाती है, तो समय अवधि के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है वो प्रभाव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रति माह कितना कमाया, आपकी वेतन कितनी है। जब वेतन की बात करते हैं, वेतन प्रतिदिन होता है या प्रति माह होता है या प्रति वर्ष होता है। जब भी प्रति माह, प्रति मिनट, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, ये सब कुछ, ये शब्द जुड़ जाते हैं तो वो हमारा फ्लो बन जाता है। ये गत्यात्मक अवधारणा है, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। ठीक है, अब इसमें अंतर पूछा जाता है। स्टॉक तथा प्रवाह में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस। स्टॉक एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर है, जबकि ये समय अवधि के दौरान मापी जाने वाली आर्थिक चर है। स्टॉक कोई समय परिमाप नहीं होता, कोई समय परिमाप नहीं होता इसके लिए, जबकि प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति वर्ष आदि। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है। जब हम जिस समय इस वस्तु की बात करते हैं वो उस समय वो स्थिर रहता है, जबकि प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके उदाहरण की बात करते हैं, मुद्रा की माप, धन, गोदाम में रखा हुआ गेहूं, टंकी में रखा हुआ पानी, जबकि बहता हुआ जल, उपभोग, निवेश, आय, ये सब का प्रवाह का उदाहरण है। इसको समझने के बाद नेक्स्ट टर्म होता है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। इन्वेस्टमेंट, इसका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। ठीक है, निवेश क्या होता है, पूंजीगत पद्धति। आपके पास जो भी पूंजी, जैसे हमने पढ़ा पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं को वृद्धि करने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाना है तो फ्री में तो नहीं बढ़ेगा, तो पूंजीगत स्टॉक की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप जो पैसा लगाते हैं, जो भी धन व्यय करते हैं, उसे हम निवेश कहते हैं। सिंपल सी बात है, पूंजीगत वस्तु या पदार्थों की मात्रा वृद्धि के लिए किया गया व्यय विनियोग कहलाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। या फिर कहें पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को विनियोग कहते हैं। आपके पास पहले एक मशीन थी, आपने एक मशीन और ख़रीद ली, तो एक मशीन आपकी थी 2 लाख की, एक और मशीन आपने 1 लाख में खरीदी। इसका मतलब होता है 1 लाख रुपए का आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, क्योंकि आप अपने मशीन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो निवेश 2 प्रकार से होता है, तो इसमें निवेश के 2 रूप होते हैं, एक होता है स्टॉक विनियोग और एक होता है अचल विनियोग। क्योंकि हमारे पास वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीगत और एक परिवर्तनशील। तो ऐसे में उन दोनों प्रकार की वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाना है तो 2 प्रकार के विनियोग है। स्टॉक विनियोग, जब हम कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल या फिर तैयार माल के भंडार में पैसा लगाते हैं तो वो स्टॉक विनियोग होता है। मतलब आपको उत्पादन प्रक्रिया, जैसे हमें पता है दिवाली के टाइम कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा, तो फैक्ट्री वाले अभी से जो है कपड़ों की मात्रा स्टॉक करने लग गए हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल चाहिए, बनाया हुआ माल चाहिए, गोडाउन में माल चाहिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वो पैसा लगाए। तो जो भी पैसा वो अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए लग रहा है तो उसको स्टॉक निवेश कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अचल निवेश। अचल का मतलब होता है स्थिर संपत्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया। जैसे आपने मशीन खरीद लिया, आपने बिल्डिंग बना लिया, आपने ज़मीन खरीद ली, आपने फर्नीचर बनवा लिया, ये सब यानी कि स्थिर संपत्ति। इसीलिए 2 प्रकार से निवेश होता है, एक होता है स्थिर संपत्तियों पर किया जाने वाला और दूसरा होता है स्टॉक को बढ़ाने वाला। इन्हीं दोनों को मिला के ही बनता है सकल विनियोग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और अचल। ठीक है, यहाँ पर दूसरा होता है, एक वर्ड लगता है मूल्यह्रास, क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं, निवेश 2 प्रकार का होता है। प्रकार की एक होता है आपका सकल निवेश और एक होता है आपका शुद्ध निवेश। जब किसी वस्तु की जैसी मात्रा अवेलेबल होती है उसके सकल मूल्य पर पैसा लगाया जाता है तो सकल निवेश कहलाता है। सकल मूल्य में से जब हम मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं, जो भी उसकी घटना वृद्धि होती है या बेकार मूल्य होता है, टूट फूट होता है, उसको माइनस कर देते हैं तो वो हमारा जो है शुद्ध निवेश बन जाता है। तो यहाँ पर वर्ड निकल के आता है भाई, ये मूल्यह्रास है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेप्रिसिएशन, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसके और भी कई नाम है, इसके नाम है जैसे घिसावट व्यय भी बोलते हैं इसको, घिसावट व्यय, यह भी इसका और नाम है स्थिर संपत्ति का उपभोग। अलग अलग नाम से दिया हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
जब भी हम किसी स्थिर संपत्ति का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीद के लेके आते हैं, आप एक कार खरीद के लेके आए शोरूम से 10 लाख रुपए का, और 1 साल उसका प्रयोग किया, अब उसको आप बेचना चाहते हो, यू वांट टू सेल, तो आपको कार कितनी बिकेगी? जाहिर सी बात है 9 लाख में बिकेगी, 8 लाख में बिकेगी। तो कार के मूल्य में, जबकि कार में कोई खराबी नहीं है, कार के मूल्य में कमी होती है, तो इसी कमी की हम मूल्यह्रास बोलते हैं। जब भी कोई संपत्ति का प्रयोग करते हैं, उसका बाजार मूल्य किसी न किसी कारण से कम होता है, तो कम हुए मूल्य को ही मूल्यह्रास कहते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्यह्रास के प्रमुखतः 3 कारक होते हैं। एक, सामान्य टूट फूट होना, बस जाहिर सी बात है वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे घर बना लिया, घर रह रहे, शीशे टूट जाएंगे, कलर ख़राब हो जाएगा, फर्श उखड़ जाएगा, टाइल्स ख़राब हो जाएंगी, खिड़कियाँ टूट जाएंगी, तो ये होता रहता है, इसको बोलते हैं सामान्य टूट फूट, इससे वस्तु के मूल्य में कमी आती है। एक होता है दुर्घटना, एक्सीडेंटल डैमेजेस। अब ये अचानक कुछ भी हो सकता है, जैसे भूकंप आ गया, घर पूरा गिर गया, गाड़ी निकलने के लिए एक्सीडेंट हो गया, तो ये अचानक हुई किसी घटना से जो नुकसान होता है वो होता है। और एक होता है अनुमानित मूल्यह्रास, मूल्य हानि। अनुमानित मूल्य हानि का मतलब हमें सबको पता है, किसी वस्तु के बाजार मूल्य में कमी होती है, मतलब वस्तु के बाजार मूल्य में कमी होती है, या फिर तकनीक में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य में जब कमी होती है, तो उसको जो हम बोलते हैं अनुमानित मूल्यह्रास, और ये ऑटोमेटिक किसी वस्तु में होता रहता है। ठीक है, इतना हो गया इसके वास्ते। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगातार समझने जाएंगे चैप्टर टू चैप्टर, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से जल्दी, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख डालो, सर ये डाउट है मुझे, या फिर कोई नया टॉपिक आपको जानना है, पता करना है, उसके वीडियो बनवाना है, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसका वीडियो भी आपको बन के तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय। हाँ, एक चीज़ और, लाइव क्लास का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको लाइव क्लास भी मिलने लग जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।